हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपकी फ़र्स्ट बुक रेनबो से लेसन नंबर 3 थर्ड थॉट पर डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड थॉट एक ऐसा लेसन है जो ह्यूमन बिहेवियर पर एक सेटायर है। जिस तरह से ह्यूमन मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, जिस तरह से मटेरियलिस्टिक होने की वजह से वो अपने आइडियाज़ को चेंज कर देते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, तो उस तरह के बिहेवियर पर एक सेटायर प्रूव करने के लिए, सेटायर प्रेजेंट करने के लिए इस चैप्टर में कुछ बातें ईवी लुकास ने इंक्लूड करी है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ईवी लुकास जो है वो एक इंग्लिश राइटर हैं। ही इज़ ए एसिस्ट। इन्होंने काफ़ी सारे जो है निबंध लिखे हैं, काफ़ी सारे जर्नल्स के लिए उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे थर्ड थॉट में, वो ईवी लुकास के उन आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जो वो ह्यूमन नेचर पर देते हैं। यहाँ इसी ऐसे में एक इंसिडेंट, एक स्टोरी छोटी सी प्रेजेंट करी है उन्होंने, जिस स्टोरी के थ्रू वो ऐसा प्रूव कर देते हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो नेचर जो है वो चेंज होता रहता है फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेल्फिशनेस। तो ये सब बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपको इजी वे में चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो लेसन है क्लास 12 स्टैंडर्ड पर, इसमें कोई लॉन्ग एपिसोड नहीं है, इसमें कोई विशेष कैरेक्टर नहीं है। तो इस वजह से इस चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। मेनली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर के एक मेरिट के तौर पर इस चैप्टर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं थर्ड थॉट यानी तीसरा विचार, ये जो चैप्टर है उसमें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक प्रकार का टॉन्ट, एक तरह का सेटायर यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं ईवी लुकास। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू आप इजीली इस पूरे चैप्टर की जो थीम है, पूरे चैप्टर की जो मेजर आइडियाज़ हैं उनको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि थर्ड थॉट होता क्या है। तो थर्ड थॉट एक सेकंड थॉट ईडियम से इंस्पायर्ड एक टाइटल है। यानी अगर कोई ये पूछे कि क्या ये टाइटल इस चैप्टर के बिहेव पर या पूरा चैप्टर रीड करने के बाद क्या आपको ये टाइटल एप्ट लगता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यस, इट्स एन एप्ट टाइटल, इट्स एन अप्रोप्रिएट टाइटल बिकॉज इट इज़ फुली इंस्पायर्ड विद द सेकंड थॉट विच इज़ ए वेरी फेमस ईडियम। तो सिंपली आप ये समझेंगे कि एक मुहावरा, हिंदी में बोले तो एक मुहावरा, इंग्लिश में एक इडियम है सेकंड थॉट। तो सेकंड थॉट से ही इंस्पायर्ड ये चैप्टर है थर्ड थॉट। इसमें ईवी लुकास जो है वो ऐसा बताते हैं कि थर्ड थॉट का मतलब है कंसीडर, रिकंसीडर एंड इवन चेंज हिज नोबल थॉट। यानी सोचना, दोबारा सोचना और सोच करके फाइनली अपने नोबल थॉट को, अपने विचार को ही बदल लेना। इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो थर्ड थॉट होता है। यानी आदमी अगर किसी काम का या किसी तरह का काम करने का अगर वो प्लान बनाता है और उस प्लान को फिर वो आदमी वो सोच करके फाइनली चेंज कर देता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, फाइनली वो ऐसा डिसाइड कर लेता है कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरह का प्रोसेस थर्ड थॉट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा इंसिडेंट बताया हुआ है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझें कि ये चैप्टर है क्या। तो थर्ड थॉट जो है इट इज़ ए सेटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। ये एक प्रकार का व्यंग्य है, एक प्रकार का सेटायर है। और सेटायर किसके ऊपर है? ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। पैसे के लिए जो मनुष्य की कमज़ोरी है कि पैसे की खातिर इंसान जो है वो अपने आइडियाज़ भी चेंज कर देता है लालच में आकर के, ग्रीडीनेस की वजह से। तो पहला पॉइंट तो ये मेजर ये थीम देता है कि दिस एसे इज़ ए सेटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी, कि पैसे के लिए मनुष्य की जो कमी है या मनुष्य की जो एक पैसे के लिए कमी है उसके लिए यहाँ पर एक सेटायर कसा हुआ है, एक सेटायर यहाँ पर ली है। हाउ एंड वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व इन मैन सेंटिमेंट्स, कि किस तरह से एक इंसान की भावनाओं में, सेंटिमेंट्स में पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता है, मनी जो है वो इन्वॉल्व होती है। सेकंड जो थॉट है वो इस तरह का देता है। आगे अगर देखें तो इट शोज़ दैट मैन इज़ सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक। ये स्टोरी या ये ऐसे जो है वो इस तरह की चीज़ शो करता है कि एक इंसान जो होता है वो पूरी तरह से सेल्फिश होता है, यानी स्वार्थी होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, यानी भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, भौतिकवादी होता है। दिस ऐसे गिव्स अस द डीप इंसाइट इनटू बिजनेस साइकोलॉजी। और ये जो निबंध है वो हमें
बिजनेस साइकोलॉजी की एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि किस तरह से बिजनेस साइकोलॉजी को कंसीडर करने के लिए लोग अपने आइडियाज़ पर फोकस करते हैं। लोग कई बार अपने बिजनेस में इमोशंस का कोई स्थान नहीं रखते हैं। तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं कि जहाँ डीलिंग होती है वहाँ इमोशंस का कोई मैटर नहीं होता है, या इमोशंस ज़्यादा अपने आप को प्रूव नहीं कर पाती हैं। तो सिंपली ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप सिंपली देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट्स इजीली ये बताते हैं कि ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है वो एक तरह का सेटायर है ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन बिहेवियर पर, उनके चेंजिंग, अपने नेचर को चेंजिंग करने के बारे में, आई मीन मेटेरियलिस्टिक होने के बारे में, सेल्फिश होने के बारे में। तो उन सब थॉट्स पर एक प्रकार का सेटायर है। अब अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो इसमें ईवी लुकास जो है वो ये कहते हैं कि इनका एक फ्रेंड है, ईवी लुकास का एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड ही नरेटर है। यानी उस फ्रेंड ने ईवी लुकास को एक स्टोरी बताई और वो स्टोरी बताई, तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर नरेटर जो है वो ईवी लुकास नहीं है। चैप्टर के राइटर ईवी लुकास है, लेकिन जो स्टोरी आगे बताई हुई है इस चैप्टर में जो शो हुई, तो उस स्टोरी के नरेटर उसके फ्रेंड है। फ्रेंड का जो नेम है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक फेमस पेंटर है जिसका नाम है टर्नर, यानी इसमें मैंने लिखा है टर्नर्स पेंटिंग। तो एक टर्नर की पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग को किसी शॉप में, आई मीन किसी एक पेंटिंग शॉप में उसको ऑब्जर्व किया गया, किसके द्वारा, ईवी लुकास के फ्रेंड के द्वारा। तो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि ईवी लुकास कहते हैं कि मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे एक बार बताया कि वो एक बार किसी मार्केट में गए थे और उस मार्केट में जब वो चीज़ों को परचेज़ करने के लिए निकले या कुछ देखने के लिए निकले, तो उनका एक ऐसा नेचर था कि जब डेकोरेटिव चीज़ें कुछ पुरानी हो जाती थी तो उनके लिए यूजलेस हो जाती थी, तो वो उन चीज़ों को फिर मतलब छोड़ देते थे या किसी दूसरे को दे देते थे और नई चीज़ें खरीद लेते थे। तो इसी वे में वो एक बार मार्केट जाते हैं और मार्केट जाते हैं तो उन्होंने किसी शॉप के ऊपर कुछ पेंटिंग्स देखी। तो उन पेंटिंग्स से अट्रैक्ट होकर के जब उन पेंटिंग्स को उन्होंने गौर से ऑब्जर्व किया तो उनमें एक वाटर कलर की कोई पेंटिंग थी। उस वाटर कलर की पेंटिंग पे उन्होंने फोकस करके और उनको परचेज़ करने का डिसाइड किया। और जो डीलर थे उन डीलर से उन्होंने बात करी, तो डीलर ने भी कहा कि हाँ, ये जो पेंटिंग है वो टर्नर की पेंटिंग हो सकती है। और उस पेंटिंग की जब बार्गेनिंग स्टार्ट हुई तो उस पेंटिंग की जो प्राइस बताई गई वो 10 शिलिंग थी, यानी 10 शिलिंग अमाउंट में वो पेंटिंग सेल होने वाली थी। तो अब इस फ्रेंड के लिए, यानी नरेटर के लिए, मैं इसको नरेटर कहूँगा, यहाँ स्टोरी के जो नरेटर हैं वो ये है, तो नरेटर के लिए ये ज़्यादा इजी था नहीं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में थे कि क्या ये टर्नर की पेंटिंग है या नहीं है। अगर टर्नर की है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और अगर टर्नर की नहीं प्रूव होती है तो फिर ये एक ऑर्डिनरी पेंटिंग होगी। तो उसने अपनी नज़रों पर आई मीन एक प्रकार की बार्गेनिंग करी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर ये टर्नर की प्रूव हो जाती है तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो उन्होंने डीलर से फिर डीलिंग करी। तो ये जो नरेटर है वो एक डीलर से डील करते हैं, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीलर से डील करते हैं। डीलर ने उनको कहा कि आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं, अगर आप नहीं ख़रीदे तो भी मुझे उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसने कहा कि मैं अगले वीक जो है वो लंदन जा कर के और ये कंफर्म करूँगा कि क्या ये टर्नर की पेंटिंग है, यानी मैं अगले वीक लंदन जाने वाला हूँ और वहाँ पर जाके इस पेंटिंग को लेकर जाऊँगा और वहाँ कंफर्म करूँगा कि क्या ये टर्नर की पेंटिंग है। तो इस बात के ऊपर फिर उसको लगा कि हो सकता है कि टर्नर की पेंटिंग हो, इसलिए फिर ईवी लुकास की जो फ्रेंड है इन्होंने अपनी बार्गेनिंग पर फाइनली डिसीजन लेकर के और उस पेंटिंग को उन्होंने क्या कर लिया, 10 शिलिंग में ख़रीद लिया। अब 10 शिलिंग में ख़रीद लिया तो स्टोरी क्या स्टार्ट होती है कि नरेटर्स फ्रेंड परचेज्ड पेंटिंग। नरेटर के फ्रेंड ने, आई मीन नरेटर में यहाँ लुकास को बता रहा हूँ कि उनके जो फ्रेंड थे इन्होंने एक पेंटिंग को क्या कर लिया, ख़रीद लिया। इट प्रूव्स ऑथेंटिक, और ये पेंटिंग जो है वो ऑथेंटिक प्रूव हो जाती है, यानी ये जो पेंटिंग है वो जेन्युइन निकल जाती है कि हाँ ये टर्नर की ही पेंटिंग है। और जैसे वो जेन्युइन प्रूव होती है तो फिर उसको कोई एक ऐसा आदमी, एक ऐसा परचेज़ करने वाला मिल जाता है, यानी इस फ्रेंड को कोई ऐसा उसका परचेज़र मिल जाता है जो उसको 50 पाउंड में ख़रीदता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको 50 पाउंड में फिर इस फ्रेंड ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। 50 पाउंड में सेल किया तो उसे लगभग 49 पाउंड का बेनिफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 10 शिलिंग यहाँ जो है वो लगभग 1 पाउंड के इक्वल है। तो यानी 1 पाउंड में उसने ख़रीदी थी, 50 पाउंड में उसने उसको बेच दिया, तो इसका मतलब उसके 49 पाउंड का उसको क्या हुआ था, बेनिफिट हुआ था।
अब सिंपली ह्यूमन नेचर की वजह से, काइंडनेस की वजह से उसके मन में ऐसा थॉट आया कि ये जो पेंटिंग है वो टर्नर की प्रूव हुई है। इसको प्रूव करने में उस डीलर ने भी मेरी हेल्प करी थी। डीलर ने भी सिंपली मुझसे ये कहा था कि आई थिंक ये जो पेंटिंग है वो ऑथेंटिक हो सकती है, ये टर्नर की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने बेनिफिट कमाया है 49 पाउंड का, जो मुझे फ़ायदा हुआ है, उस 49 पाउंड के फ़ायदे को मैं उसके साथ शेयर करूं, ऐसा उसके मन में एक आइडिया आया। किसके मन में? लुकास के फ्रेंड के मन में, जो स्टोरी बताता है। तो उस लुकास के फ्रेंड के मन में जब ये विचार आता है तो फिर वो सिंपली एक नोट लिखना स्टार्ट करता है। और नोट किसके नाम से? डीलर के नाम से। तो ये स्टोरी ऐसे बताई हुई कि सिंपली वो सुबह 3:30 बजे जल्दी एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है, वो उठ करके और एक नोट लिखने लग जाता है। और उसमें ये बताता है कि जो पेंटिंग आपने मुझे दी थी वो पेंटिंग ऑथेंटिक प्रूव हो गई है, और मैं उसके बदले आपकी काइंडनेस की वजह से आपको 50% इसका क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ। तो 50% किसका? 49 पाउंड का जो उसको बेनिफिट हुआ उसका 50% वो उसके साथ शेयर करने की प्लानिंग करता है। अब जैसे वो उसको लिख रहा था तो फिर वो बीच में नोट को उसको अनफिनिश्ड, मतलब बिना फिनिश किए ही उसको रख देता है, और दोबारा फिर वो कोई बुक पढ़ने लग जाता है। फिर उसके मन में एक फर्स्ट आइडिया आता है। तो देखो आप यहाँ से अगर समझेंगे तो मैंने जैसे लिखा स्टार्टेड टू राइट ए नोट, उसने एक नोट लिखना स्टार्ट किया। जब उसके मन में आइडिया है कि मैं उसको बेनिफिट को शेयर करता हूँ, और उसने क्या प्लान किया? वांटेड टू सेंड हाफ टू द डीलर, और वो उस डीलर को आधा अमाउंट सेंड करना चाहता था, क्योंकि बेनिफिट कमाया तो उसको लगा कि मेरे नेचर के अकॉर्डिंग मुझे आधा तो उसको देना ही चाहिए, 50% तो उसे देना ही चाहिए। तो उसने उसको देने का प्लान किया। लेकिन सबसे पहले उसने ये विचार करते हुए, जब वो सोचना स्टार्ट करता है तो उसके मन में ये विचार आया कि डोंट बी क्विक्जोटिक, कि क्विक्जोटिक मत बनो, यानी ज़्यादा दयालु या सज्जन बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्विक्जोटिक होने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। बिजनेस में ये चीज़ें नहीं चलती है कि आपको अगर कोई बेनिफिट हुआ है तो आप उसको किसी के साथ शेयर करें, अपनी काइंडनेस को शो करें, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो उसने ये सोच करके कि ज़्यादा क्विक्जोटिक मत बनो, पहला जो उसके मन में विचार आया वो यही था कि क्विक्जोटिक मत बनो। और उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं 50 नहीं, उसको 10 पाउंड दूंगा। तो अब 50 पाउंड अगर आप देखें तो यहाँ पर हो गया लगभग 42.5, अगर उसका 50% देखें तो, सॉरी 24.5। अब वो कहता है कि नहीं 24.5 तो उसके लिए शायद ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो 10 पाउंड पर फिर वो एग्री होता है। वो सोचता है कि मुझे उसको ज़्यादा नहीं 10 पाउंड देना चाहिए, क्योंकि मतलब ये मेरी आइज़ थी जिन्होंने डिटेक्ट किया था, तो उसको लगा कि मुझे क्विकजोटरी या क्विकजोटिक नहीं होना चाहिए, और मैं इसको 50% नहीं, मैं उसको कितना दूंगा? 10 पाउंड दूंगा। अब वो 10 पाउंड पर फिर वो एग्री होता है। फिर दोबारा वो नोट लिखने बैठता है तो दोबारा उसके मन में एक सेकंड आइडिया आता है कि इट वाज माय आइज़, कि ये मेरी आंखें थी। तो उसने कहा सिंपली इट वाज माय आइज़ दैट डिटेक्टेड द पिक्चर, कि ये मेरी आंखें थी जिन्होंने पिक्चर को डिटेक्ट किया था, देखा था, कि मैंने ही अपनी आंखों के पे विश्वास करके और उसको बार्गेनिंग करके ख़रीदा था, इसलिए मेरी नज़रें थी जिन्होंने उसको पहचाना था, इसलिए उसका डीलर का तो कोई रोल ही नहीं था। हालांकि ठीक है वो बुज़ुर्ग है, वो ईजी वे में उसने मेरी हेल्प करी थी, तो मुझे लगता है कि 10 पाउंड उसके लिए ज़्यादा है। फिर वो 55 पाउंड पे आ जाता है। वो कहता है कि नहीं 10 पाउंड उसके लिए आई थिंक ज़्यादा होगा, इसलिए मैं उसको अब 5 पाउंड दूंगा, 5 पाउंड दूंगा। तो इस तरह से वो सेकंड थॉट करके और 5 पाउंड पे आ जाता है। फिर दोबारा जब वो थोड़ी देर बाद में सुबह ड्रेस वगैरह पहनता तो उसके मन में एक विचार आता है, और वो विचार कुछ स्पेशल विचार था। वो विचार ये था कि अगर मैं अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी अगर उसके साथ 5 पाउंड या 10 पाउंड शेयर करूँगा, तो ऐसे में जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है, यानी जो गॉडेस ऑफ मनी है, धन की जो देवी है, वो मुझसे शायद नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुझ पे ऐसी एक गॉड की कृपा हुई है, गॉडेस की मुझ पे एक कृपा हुई है कि उसने मुझे इतना प्रॉफिट दिया है, इतना बेनिफिट दिया है, मेरे पास पैसा आया है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा या उस पैसे को अगर वापस मैं डीलर को दे दूँगा, तो ये चीज़ जो है वो गॉडेस ऑफ मनी को, गॉडेस ऑफ बिजनेस को क्या कर देगी? शायद एंग्री कर देगी, और इससे शायद मेरा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सिंपली थर्ड पॉइंट ये है, गॉडेस ऑफ बिजनेस में बी फ्यूरियस, कि वो शायद क्रोधित हो सकती है। गॉडेस ऑफ बिजनेस जो है शायद उससे क्रोधित हो जाएगी। और फिर उसके मन में एक विचार आता है कि जो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी जो सिटी के मैग्नेट्स होते हैं, आई मीन सिटी के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वो कभी भी इस तरह से अपने प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। यानी किसी चीज़ को सेल करने पर अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो उस बेनिफिट को वो किसी डीलर के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने कहा कि नहीं 5 पाउंड उसके लिए ठीक नहीं होगा, मैं उसको केवल 1 पाउंड दूंगा। तो इस तरह से वो अपने आइडियाज़ को हाफ से 10 पर, 10 से 5 पर, और 5 से फिर वो 1 पाउंड पर आ जाता है। और फिर अगले दिन जब वो उसी दिन मतलब
ऑफिस के लिए निकलता है तो वो लेटर जो लिखा हुआ था, उस लेटर का वो नोट, लिफाफा, वो सब चीज़ें उसकी जेब में थी। और फाइनली उसने सोचा कि चलो मैं 1 पाउंड इंक्लूड करके या 1 पाउंड का चेक बना करके और मैं उस आदमी को शेयर कर देता हूँ और उसको पोस्ट कर देता हूँ, ऐसा वो सोच करके जाता है। लेकिन जब जाता है तो दोबारा उसके मन में आइडिया आता है और फाइनली फिर उसका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं, मैं अपने प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। और वो 1 पाउंड देने का जो उसका आइडिया था उसको भी वो लास्ट में चेंज कर लेता है और वो उस लिफाफे को और उस लेटर को दोनों को फाड़ करके फेंक देता है। तो इस तरह से कंसीडर, रिकंसीडर एंड इवन चेंज हीज नोबल थॉट टू शेयर हीज प्रॉफिट अमाउंट, यानी इस तरह से राइटर ने, उस नरेटर ने, उस फ्रेंड ने यहाँ उस स्टोरी में ऐसा समझाने की कोशिश की गई है कि उसने बार बार सोच करके जो उसका प्रॉफिट अमाउंट देने का मन था उसको उसने फाइनली चेंज कर लिया कि अब वो अपना बेनिफिट शेयर नहीं करेगा किसी के साथ। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आप समझ सकते हैं कि पहले तो उसने ये कहकर कि मैं ज़्यादा सज्जन या काइंड नहीं बनूंगा, क्विक्जोटिक नहीं बनूंगा, और ये मेरी आंखें थी जिन्होंने इस पिक्चर को देखा, ये उसके मन में दूसरा विचार था। तीसरा उसके मन में विचार आया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद गॉडेस ऑफ बिजनेस मुझसे नाराज़ हो जाएगी, और अगर गॉडेस ऑफ बिजनेस, अगर कोई एक महिला नाराज़ हो जाती है तो आप जानते हैं कि एक महिला के नाराज़ होने से बड़ा और कुछ नहीं है। तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा करके फाइनली अपने मन को, मूड को चेंज कर लेता है और अपने उस प्रॉफिट अमाउंट को शेयर करने का जो विचार था उसको कम्प्लीटली वो छोड़ देता है। तो इस तरह से ये एक थर्ड थॉट में एक आइडिया शो किया होगा कि किस तरह से ह्यूमन नेचर जो है वो फॉर द सेक ऑफ मनी या बिकॉज ऑफ मनी अपने आइडियाज़ को चेंज करते रहते हैं। ह्यूमन नेचर किस तरह से चेंज हो जाता है, तो ये सब बातें इस चैप्टर में शो की हुई है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर भी आप इसकी रीडिंग करके समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो स्टोरी के वे में बताया हुआ है। मेनली आपको इस ऐसे के फॉर्म में इसे समझेंगे कि ईवी लुकास यहाँ पर ह्यूमन नेचर की जो वीकनेस है उसको बताते हैं और उस पर एक सेटायर कसते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।